नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। मैं आज अक्षय कुमार को बधाई दूंगा। आज उनका जन्मदिन है। इस जन्मदिन के मौके पर उनको कोटि कोटि बधाइयाँ। और आप सभी जानते हैं कि अभी वे स्कॉटलैंड में बेल बॉटम की शूटिंग कर रहे हैं, जिसके डायरेक्टर रंजीत तिवारी हैं और इस फिल्म के निर्देशक बासु भगनानी और निखिल अडवाणी हैं। यह फिल्म बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कि इसे असीम अरोड़ा और परवेज शेख ने लिखा है। और हम सभी जानते हैं कि जब से कोविड-19 के चक्कर में सारी गतिविधियां ठप हुई तो सब कुछ रुका हुआ था, सारा इंडस्ट्री रुका हुआ था। और इसमें पहलकदमी अक्षय कुमार ने सबसे पहले की। सबसे पहले उन्होंने एक सरकारी कैंपेन शूट किया और उसके बाद फिल्म की शूटिंग करने गए। बेल बॉटम पूरी टीम के साथ गए, वो भी स्कॉटलैंड गए। स्कॉटलैंड में उन्होंने खुद को क्वारंटाइन किया, फिर उसके बाद से उन्होंने फिल्म की शूटिंग की। तो अपने आप में यह बहुत पॉजिटिव खबर है, जबकि कोरोना फैला हुआ है और पूरे दुनिया में है, इस बात की चर्चा है। हम देखें तो लगातार अक्षय कुमार में जो तब्दीली आई है इधर, वो राष्ट्रहित की फिल्में, राष्ट्रीय भावना की फिल्में और इस तरह की फिल्में बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आजकल। और ये सचमुच में एक अच्छी बात है। अच्छी बात इसलिए भी है कि बाकी सारे कलाकार जिस तरीके का काम कर रहे हैं उससे एक अलग देश हित में उनके काम दिखाई पड़ रहे हैं। चाहे वो टॉयलेट एक प्रेम कथा हो, चाहे पैडमैन हो, चाहे केसरी हो, इन सारी फिल्मों में राष्ट्रीय भावना कूट कूट कर भरी हुई है। और इसकी वजह से मैंने देख रहा है कि पहले दिन जैसे एयरलिफ्ट किया उन्होंने, हे बेबी किया, और भी सारी फिल्में की हैं जहाँ पे राष्ट्रीय भावना या ऐसे किरदार के रूप में वे दिखे हैं जहाँ पे उन्होंने भारत की बात की है, भारत की नीतियों की बात की है, अभी वर्तमान सरकार की बात की है, सत्ता की बात की है। और इसकी शुरुआत एक तरीके से नमस्ते लंदन से हो जाती है। नमस्ते लंदन में उन्होंने पहली बार लगभग पूर्व पश्चिम के तर्ज पर गाया हुआ एक गाना भी गाया था। तो अक्षय कुमार में ये चेतना कहाँ से आई, कैसे आई, लेकिन उनमें ये चेतना दिख रही है जिसको हम राष्ट्रीय चेतना कह सकते हैं। आप देखें कि उनकी फिल्मों में देश दिखाई पड़ता है, देश और समाज दिखाई पड़ता है। नहीं तो ज़्यादातर हिंदी फिल्में आजकल रिश्तों पर बातें करते हैं, परिवार की बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, कॉमेडी करते हैं। अक्षय कुमार के साथ एक अच्छी बात है कि वे कमर्शियल फिल्में भी करते हैं, उससे परहेज़ नहीं करते हैं। वे वैसी फिल्में भी करते रहते हैं और ऐसी फिल्में भी करते रहते हैं। तो उन्हें फिर से बधाई। और मैं तो कहूँगा कि 21वीं सदी के भारत कुमार हैं। और ऐसा सिर्फ मैं नहीं कहता हूँ, कई सारे लोग कहते हैं, इसलिए कि भारत कुमार जिन्हें हम जानते हैं, मनोज कुमार जी, मनोज कुमार और उनमें बहुत सारी समानताएं हैं। जैसे मनोज कुमार की फिल्में होती थी अपने ज़माने में, जिसमें राष्ट्रीय भावना होती थी। पूर्व पश्चिम देख लें, उपकार देख लें, रोटी कपड़ा और मकान देख लें, इवन शोर देख लें, कोई भी फिल्म उनकी उठा के बात करें। और इसके पीछे एक पृष्ठभूमि थी, शायद आप लोगों को मालूम हो किस्सा, कि मनोज कुमार शहीद दिखाने ले गए थे दिल्ली। लाल बहादुर शास्त्री को उन्होंने वो फिल्म दिखाई थी। लाल बहादुर शास्त्री उस फिल्म को देख के इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने उनसे सिफारिश की थी, या कह लें कि एक तरीके से संदेश दिया था कि आपको मेरा जो नारा है जय जवान जय किसान, इसके ऊपर कोई फिल्म बनानी चाहिए। और फिर मनोज कुमार ने वहाँ से, ऐसा कहते हैं कि दिल्ली से जो ट्रेन पकड़ी थी और बम्बई आने तक उन्होंने स्क्रिप्ट लिख ली थी। तब 18-20 घंटे लगते होंगे और उन 20-24 घंटों में उन्होंने वो स्क्रिप्ट लिख ली थी। और फिर उपकार के साथ वे निर्माता भी बने, निर्देशक भी बने, और फिर बाद में तो ये सिलसिला चलता गया। उपकार फिल्म आप सभी को याद होगी, वहाँ से एक तब्दीली आती है उनमें, और उस तब्दीली को उन्होंने बहुत ही आत्मसात किया। आत्मसात करने के साथ आप देखें कि उनकी फिल्मों में उनके किरदार का नाम भी भारत कुमार होता था। तो इस तरीके से अब लगभग भारत कुमार की भूमिका में ही अक्षय कुमार दिखाई देते हैं। हाँ, ये ठीक है कि वह अपनी फिल्मों में अपना नाम भारत कुमार नहीं रखते हैं, लेकिन वे जिस नाम से भी आए उनमें वो दिखाई पड़ता रहता है। और
वो चर्चा होती है उसकी, और लोग चर्चा करते हैं इस बात की। और ऐसा माना जाता है कि अक्षय कुमार सत्ता के बहुत करीब हैं। इसलिए माना जाता है कि पिछले साल जब चुनाव का समय था, आम चुनाव की तैयारियां चल रही थी, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले उनसे बात की थी, और बहुत ही अनौपचारिक बातचीत थी, जो गैर राजनीतिक बातचीत थी। और उस बातचीत से एक समा बंधा था, उस बातचीत से एक माहौल तैयार हुआ था, और फिर उसके बाद और भी बातें उन्होंने की। टीवी पर लगातार आते रहे प्रधानमंत्री। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अक्षय कुमार सत्ता के करीब, और बार बार वे दिखाई पड़ते हैं। सरकार की कोई नीति हो, सरकार की कोई पॉलिसी हो, उसको आगे बढ़कर वे उसमें अपनी हिस्सेदारी निभाते हैं। इवन अभी जो कोविड हुआ उसके बाद प्रधानमंत्री ने जो पीएम केयर्स फंड बनाया, पीएम केयर्स फंड में सबसे पहले दान करने वालों में अग्रिम पंक्ति में अक्षय कुमार थे। उन्होंने 25 करोड़ रुपए दान किए, और उसके बाद से तो एक सिलसिला बन गया। फिल्म इंडस्ट्री के कई सारे लोगों ने दान दिए। शायद हो सकता है कि वो एक दबाव का काम किया हो उसने, जो भी हो, उनमें ये भावना है, और इनमें भावना समय समय पर प्रकट होती है। वह दरअसल मैं कहूँ तो मेरा पुराना परिचय है उनसे 20-22 सालों का, और मैंने हमेशा देखा है कि वे मदद बहुत करते हैं। और पहले मैंने खुद उनसे 2-3 लोगों की मदद के लिए कहा था, और उन्होंने आगे बढ़कर मदद किया। लेकिन हमेशा यही बात उनको बुला के मुझे यही कहा कि कहीं आप मेरा नाम मत लीजिएगा कि यह मदद मैंने की है। तो ये उनमें चैरिटी की भावना शुरू से थी। और जैसा कि उनके एक बहुत नज़दीकी निर्देशक कहते हैं कि उनका ये मानना है कि ईश्वर मुझे देता रहे, मुझे काम मिलता रहे, मुझे फिल्में मिलती रहें, मैं पैसा कमाता रहूं, और उसका एक बड़ा हिस्सा, उसका एक बहुत मोटा हिस्सा मैं दान में खर्च करता रहूँगा, मैं चैरिटी में खर्च करता रहूँगा, मैं लोगों के हित में खर्च करता रहूँगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उन्होंने देश के वीरों के लिए, शहीदों के लिए, सैनिकों के लिए भी एक फंड बना रखा है, जिस फंड में लगातार योगदान करते हैं, उसके लिए प्रोग्राम करते हैं वो, और उसके ज़रिए उन सैनिकों, उन शहीदों के परिवारों की मदद करते हैं। तो ऐसे अक्षय कुमार को बहुत बहुत बधाइयाँ, जिसको पंजाबी में कहते हैं लख लख बधाइयाँ। तो उन्हें लख लख बधाइयाँ, और आप सभी की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी अक्षय कुमार ऐसे ही बुलंदी के साथ काम करते रहें, और देश हित में हमेशा आगे रहें। बाकी हम बाद में बात कर लेंगे कि उनका देश हित किस हद तक सार्थक रहा या कैसा योगदान रहा। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।